वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी बीपीएससी बिजनेस स्टडीज़ के एस्पिरेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डेमो 8। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक का नाम है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज। ऑप्शंस देखिए, पहला है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है सी इंपीरियल बैंक, चौथा है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो पहला जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित हुआ। तो कब? 1770 में। हालांकि ये बैंक कब से कब तक चली? 1770 से लेकर के 1832 तक चली है। तो पहली बैंक जो कि बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी बैंक समझते क्या? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। वैसे तो एक्ट पास हुआ 1934 में, लेकिन 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना दिवस है। और तीसरा इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक 1921 में 3 बैंक जो कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के 1921 में स्टैब्लिश हुआ। बाद में 1 जुलाई 1955 को इसी का नाम क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 3 बैंक हैं। अब जैसा कि यहाँ पहले पूछा गया कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक का नाम क्या है, तो पहला बैंक कौन सा होगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के प्रथम अध्यक्ष, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी जिसको आप जानते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो कौन है? डॉक्टर एस ए दवे। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी डॉक्टर एस ए दवे, सी सुश्री माधवीपुरी बुच। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहली वोमेन चेयरमैन हुई है, माधवीपुरी बुच हैं, ये पहली जो है महिला अध्यक्ष बनी है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर एस ए देव या दवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ किसके बराबर है ना? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पूछा गया। ऑप्शन देखिए, बेचे गए माल का लागत प्लस मूल्य प्रारंभिक रहती है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। बी है शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल का लागत, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सी है विक्रय माइनस क्रय, तो सेल्स माइनस परचेज। डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए, सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो भी नेट सेल्स हैं, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नेट सेल से माइनस कर दीजिए तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी, दैट इज शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। बी विल बी द राइट आंसर, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा? देखिए, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो पहली बार कलेक्टेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद ही कलेक्ट कराती, संकलित कराती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संगठन के द्वारा, इसको बोलते हैं प्राथमिक समंक या प्राइमरी डेटा। और जब वो एकत्रित किए हुए समंकों को कोई और ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है तो उसको बोलते हैं, उनके लिए वो वही डेटा हो जाते हैं सेकेंडरी डेटा। लेकिन प्राइमरी डेटा क्या होता है? खुद के द्वारा कैलकुलेट कराया जाता है या खुद के द्वारा संकलित कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से संकलित कराया जाता है। लेकिन जो किसी डेटा, संकलित डेटा को ही यूज कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। यहां पर पूछा गया है कि जो प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधियां हैं तो कौन कौन सी है? तो पहला है ए इंटरव्यू, साक्षात्कार, बी अवलोकन ऑब्जर्वेशन, सी प्रश्नावली क्वेश्चनायर, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर साक्षात्कार इंटरव्यू से, दूसरा है अवलोकन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स कि उसको देख करके, उसको समझ करके सामने से, और तब उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाए। और तीसरा क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर क्या होता है? एक प्रश्नावली होती है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीरियल वाइज अरेंज किया जाता है। और इस प्रश्नावली में कोशिश किया जाता है कि प्राइवेट क्वेश्चंस, कोई उनसे निजी
ज़िंदगी से कोई क्वेश्चन ना पूछे जाए, किसी तरह के न्यूमेरिकल वगैरह ऐसी चीज़ों को ना पूछा जाए, किसी धार्मिक या ऐसी बातों में जिससे कि धर्म संबंधी इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाए। ऐसे जो क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया जाता है और उनको भेजा जाता है प्रश्नावली को, इसलिए कि वो उसके आंसर्स उस प्रश्नावली में लिख करके भेज दें। तो यह भी एक तरीका होता है क्वेश्चनायर का प्राथमिक डेटा को कलेक्ट करने का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये तीन के तीनों विधियां ही प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधियां होती हैं। डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय में सरकार की भूमिका कैसे दर्शाई जाती है? हाउ टू शो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। ऑप्शन देखिए, सकारात्मक पॉजिटिव, बी नकारात्मक निगेटिव, टी सी तटस्थ न्यूट्रल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो बिजनेस है, तो बिजनेस को लेकर के गवर्नमेंट का नजरिया कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और बिजनेस की सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? मार्केट फोर्सेस पे। डिमांड और सप्लाई की जो मार्केट फोर्सेस होती है उन पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का नजरिया कैसा होता है? तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है कि जिससे कि उद्योग में बढ़ोतरी हो जाए, तो उसकी नीतियों में कौन सा पूछा गया हिस्सा नहीं है? तो ए टैरिफ में कमी, टैरिफ रिडक्शन, भी उद्योग को सब्सिडीज टू इंडस्ट्री, सी कारपोरेट कर व्यवस्था में बदलाव, चेंज इन द कारपोरेशन टैक्स, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि औद्योगिक नीति को हेल्प करने के लिए सारी चीजें हैं, जैसे टैरिफ में कमी कर देना, इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, उद्योग को अगर सब्सिडी मिलेगी, इससे भी बिजनेस को बढ़ावा होगा। कारपोरेट कर व्यवस्था में बदलाव होगी, तो इससे भी बिजनेसेस को हेल्प मिलेगी। तो यहां कहा गया है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राकृतिक एकाधिकार माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड नेचुरल मोनोपोलीज। अब एकाधिकार का मतलब जहां पर एक का ही अधिकार हो, और यहां पर पूछा गया है कि उद्योगों के नाम दिए गए हैं कि यहां पर इनमें से कौन सा ऐसा है, या यूं कह लीजिए कि प्राकृतिक उद्योग माना जाता है, यहां पर प्राकृतिक एकाधिकार माना जाता है। तो पहले देखिए बैंकिंग लिखा हुआ है, तो बैंक में देख सकते हैं आप प्राइवेट बैंक भी हैं और नेशनलाइज्ड बैंक भी हैं। बी है रेलवे, तो रेलवे क्या होती है? रेलवे भारतीय सरकार की ही चलती है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। सी है विद्युत उत्पादन, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी, इस पर भी गवर्नमेंट का ही एकाधिकार होता है, इस पर किसी प्राइवेट संस्था का अधिकार नहीं होता। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वाज प्रेडिसेसर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ऑप्शन देख लेते हैं, ए टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और बी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर पहला है गैट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका काम क्या था? देखिए ये 23 देशों को मिला करके 1947 में बनाया गया था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये रूल बन गया। तो कब? 1 जनवरी 1948 में इसको क्या बना दिया गया था? रूल बना दिया गया था। और उसके बाद में सन 1995 में गैट का एक नाम रख दिया गया था, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये किस लिए था? विश्व के जो भी देश हैं, इनके जो कंट्री थी, मेंबर कंट्री थी, इनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया था। लेकिन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट था, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया? WTO। दूसरा देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इसका भी उद्देश्य क्या था? इसमें 190 सदस्य थे, और 190 सदस्य जो देश हैं उनके लिए, उनके विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए इसका काम किया गया, इसका यूज था।
और तीसरा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये भी बैंक है किस लिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है WTO, जो कि बाद में बना 1 जनवरी 1995 को। तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ऑप्शन देखिए, ए नौकरी प्रशिक्षण पर व्यय एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बी शिक्षा पर व्यय एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सी कर्मचारी पर सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी शिक्षा पर व्यय एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, जब पर्सन एजुकेट होंगे और एजुकेट होने के बाद में फिर वो वर्क पे आते हैं तो सही से वो वर्क कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है, शिक्षा पर व्यय एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर इसका मेजर सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर होगा बी शिक्षा पर व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में स्वरोजगार कार्यक्रमों का उदाहरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन देखिए, ए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और सी है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत में स्वरोजगारी कार्यक्रमों का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार योजना, इन सबका ही उद्देश्य था भारत में स्वरोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना। तो पहले तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। और अगर हम बात करें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार की योजना के बारे में, तो 1 दिसंबर 1977 की में जो ये गरीबी उन्मूलन के लिए इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी का अनुमान है। द पर डे कैलोरी एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी फॉर रूरल इकोनॉमीज इज। ऑप्शन देखिए, 2400 से भी कम, बी 2200 से भी कम, सी 2000 से भी कम, लेस देन 2000, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी प्रतिदिन कैलोरी का अनुमान है वो ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज लेस देन 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि कंपनियां समय के साथ नए बाजारों में प्रवेश करना चाहती हैं। Which of the following theories suggest that firms seek to penetrate new market over time? ऑप्शन देखिए, अपूर्ण बाजार सिद्धांत, इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी। जो ये इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी क्या है, इसके अंदर में इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट भी आ जाती है और ओलिगोपोली, डुओपोली, ये सारी मार्केट आ जाती है। तो इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी, बी उत्पाद चक्र सिद्धांत, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, सी तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है कि प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, उत्पाद चक्र सिद्धांत, ये प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी सजेस्ट करती है कि फर्म को अब नई मार्केट में एक टाइम के साथ में अब बाजारों में प्रवेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंपिंग का तात्पर्य क्या है। डंपिंग रिफर्स टू, ऑप्शन देखिए, टैरिफ कम करना, रिड्यूसिंग टैरिफ, बी विदेश में कम कीमत पर उनकी लागत से कम और घरेलू बाजार में कीमत से कम पर माल की बिक्री, सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट ए लोअर प्राइस बिलो दियर कॉस्ट एंड प्राइस इन दियर होम मार्केट। सी देखिए, विदेश में कम कीमत पर सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमत पर बेचना, बाइंग गुड्स एट लो प्राइसेस अब्रॉड एंड सेलिंग एट हायर प्राइसेस लोकली। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए डंपिंग का मतलब क्या हो जाता है कि विदेश में कम कीमत पर उनकी लागत से कम, विदेशों में जो भी उनकी लागत है उनसे कम आनी चाहिए यहाँ पर जो कीमत है जिस पर सेल करेंगे, और घरेलू बाजार में
कीमत से कम पर माल की अगर बिक्री करते हैं, घरेलू बाजार मतलब डोमेस्टिक अपने यहाँ इंडिया में और विदेशों में अगर उनकी जो भी कॉस्ट है वहाँ से कम में अगर बेच रहे हैं तो जान लीजिए कि ये डंपिंग का तात्पर्य यही है कि वहाँ पर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री की संभावना है और वहाँ पे गुड्स को डंप कर देंगे। तो राइट आंसर क्या है? बी विल बी द राइट आंसर। सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट ए लोअर प्राइस बिलो दियर कॉस्ट प्राइस इन दियर होम मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं घरेलू व्यापार में भिन्नता। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ ए विभिन्न सरकारी नीतियों का डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू व्यापार में भिन्नता तो होगी। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जीएसटी अप्लाइड, लेकिन एक्सपोर्ट पर जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्टेड है। तो दूसरा है कारक की गतिहीनता के कारण इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर। सी व्यापार प्रतिबंधों के कारण ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। डी उपयुक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द अबव। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप देखिए कि इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में डिफरेंस है, किसकी वजह से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निर्यात एवं आयात के बारे में सरकारी नीति कहलाती। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज। ऑप्शन देखिए, वाणिज्यिक नीति, कॉमर्शियल पॉलिसी, बी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए कॉमर्शियल पॉलिसी और ये फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कहते हैं गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को ही फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, राजकोषीय नीति। और जो मौद्रिक नीति है, तो मौद्रिक नीति का काम ही है कि इस तरह से गवर्नमेंट जो मौद्रिक नीति के तहत देश की जो अर्थव्यवस्था उसको क्या करती है? उसको मजबूती प्रदान करती है। तो इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज कॉमर्शियल पॉलिसीज, वाणिज्यिक नीति। कॉमर्शियल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, तो याद रखिए कि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी को क्या कहते हैं? सरकार कॉमर्शियल पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को विनिवेश और निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित कार्य को पहचानिए। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट। डिसइन्वेस्ट का मतलब जैसे पैसा लगा रखा है आपने तो उसको विड्रॉ कर लिया, डिसइन्वेस्ट हो गया, और इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी पैसा लगा रहे हैं उस पर। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, कार्य हैं, तो उनको पहचानिए। तो ऑप्शन देखिए, ए अटकलों के लिए गुंजाइश, संभावना प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। बी मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन क्षमता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शन है वो इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा? मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन क्षमता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। क्योंकि अगर जो भी सिक्योरिटीज पहले से हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, उनको अगर लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, मार्केटेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करें, तो वो सेलेबल ही नहीं होंगे। जब उनको सेल नहीं कर पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे, तो कैसे आगे मामला बढ़ेगा? तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है जो कि मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा सुझाए गए प्रबंधन सिद्धांत का नाम बताइए जो इस कथन की वकालत करता कि सभी स्तरों पर स्पष्ट एवं निष्पक्ष समझौते और दंडों के न्यायोचित व्यवहार के लिए एक अच्छा पर्यवेक्षक होना चाहिए। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाई हेनरी फ्योल विच एडवोकेट दैट देयर शुड बी ए गुड सुपीरियर ऑल लेवल क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेनाल्टीज। ऑप्शन देखिए, अधिकारी एवं जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी संघ शक्ति, स्पिरिट डिकॉप। सी आदेश, ऑर्डर। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पहला ऑप्शन है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी के रिगार्डिंग कि वो संभाल ना पाए काम को। ठीक है, तो ये हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है स्पिरिट डिकॉस। स्पिरिट डिकॉस का मतलब कि जो भी काम होना चाहिए उसमें टीम स्पिरिट होना चाहिए, पूरी टीम काम करनी चाहिए, उसमें उनका जो एक आत्मिक सहयोग है वो प्राप्त होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। और सी है आदेश। ऑर्डर का मतलब होता है
राइट प्लेस पर राइट चीजें रखना, हर एक चीज एक ऑर्डर में होनी चाहिए। और जैसा कि देख रहे हैं आप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी ये कहा गया है, तो ये कहीं पर भी आप देखोगे हेनरी फ्यूल में नहीं आता, प्रिंसिपल में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, दैट इज उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय अध्ययन का उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी? समय अध्ययन, तीन तरह का अध्ययन होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं समय अध्ययन के बारे में है। तो पढ़ते हैं जरा। ए, नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड। बी, अच्छी इंसेंटिव योजनाओं को तैयार करना, टू फार्मुलेट सुटेबल इंसेंटिव स्कीम। सी, श्रमिक लागत की गणना करना, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखिए समय अध्ययन का जो उद्देश्य है वो क्या क्या है। एक तो नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या के निर्धारण करना कि कितने नंबर ऑफ लेबर्स या वर्कर्स होंगे। दूसरा क्या है, टू फार्मुलेट सुटेबल इंसेंटिव स्कीम, कि उन सब के लिए इंसेंटिव स्कीम जिससे कि वो प्रेरित होकर के अच्छे से काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो उनके लिए इंसेंटिव स्कीम समझते क्या है कि जो इंसान अपने जैसे एक तय समय के अंदर में अच्छा काम करके देता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है, पारिश्रमिक एक अलग से उसको दिया जाता है जिससे कि वो मोटिवेट हो सके और काम को और अच्छे ढंग से कर सके। और तीसरा कहा गया श्रमिक लागत की गणना करना, टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। तो टाइम स्टडी का यूज इन तीनों चीजों के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य अध्ययन तकनीकी की अवधारणा में सम्मिलित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक इंक्लूड्स। ऑप्शन ए देखिए, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम देखते हैं कि किसी काम को करने के लिए कितना समय लगता है। दूसरा मोशन स्टडी, तो मोशन स्टडी ये गति अध्ययन क्या होता है कि जब भी कोई काम को कितने तरीके से कर रहे हैं, कितने मोशन उसमें हो रहे हैं और उसमें कितना समय लग रहा है, और उन मोशंस में जो फालतू के ऐसे प्रक्रियाएं हैं तो उनको कम करा दिया जाता है। तो ये हो जाता है मोशन स्टडी। सी है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब होता है थकान के घंटे, थकान का समय जो है कि काम इंसान को काम करने के बाद कितना समय उसको रेस्ट का मिलना चाहिए, ये फटीग स्टडी से तय होता है। तो कार्य अध्ययन तकनीकी की अवधारणा में सम्मिलित हैं। और ऑप्शन देखिए, टाइम स्टडी, बी मोशन स्टडी, सी फटीग स्टडी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ये सारी चीजें ही सम्मिलित हो जाती हैं वर्क स्टडी में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसके सिंह अगली तिमाही में अपनी व्यवसाय की बिक्री 15% बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए वो चाह रहे हैं कि जितनी भी सेल्स उनकी चल रही है उससे 15% और आगे बढ़ जाए। उपर्युक्त कथन में वर्णित योजना की प्रकार की पहचान कीजिए। एसके सिंह वांट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ हिज बिजनेस बाय 15% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द एबव लाइंस। ऑप्शन देखिए, ए विधि मेथड, बी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, सी रणनीति स्ट्रेटेजी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए 15% सेल से बढ़ाना चाहते हैं, उनके उद्देश्य में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व की उस शैली की पहचान कीजिए जिसमें वरिष्ठ समूह के भीतर कंट्रोल करने के लिए फाइल बल का प्रयोग किया जाता है। आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द सुपीरियर यूजेस फाइल फोर्सेज फ्रॉम विद इन द ग्रुप इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। ऑप्शन देखिए, निरंकुश नेतृत्व ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बी लोकतांत्रिक नेतृत्व लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप, सी हस्तक्षेप नेतृत्व लेसिज फेरी लीडरशिप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखिए पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को बोलते हैं निरंकुश नेतृत्व, जिसमें कि जो सुपीरियर है, जो लीडर है, वो क्या कहता है कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, उसमें कोई तरह का फेर बदलाव नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करता है, इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। दूसरा होता है लोकतांत्रिक नेतृत्व। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में सुपीरियर या लीडर यूं कहिए कि वो एक प्रजातांत्रिक भाव से रहता है। वो देखता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ
सबॉर्डिनेट हैं वो क्या कहते हैं, उनके हिसाब से वो चलने की कोशिश करता है। और ऐसे नेतृत्व, ऐसे स्टाइल को बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तीसरा है लेसीज फेयरी लीडरशिप, जिसको बोलते हैं फ्री रेन स्टाइल। इसमें क्या होता है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट से, या लीडर यूं कहता है कि काम को, हमें सिर्फ काम चाहिए, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये तीसरा वाला होता है लेसीज फेयरी लीडरशिप स्टाइल। और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि यहाँ पूछा गया है, इसका राइट आंसर है कि नेतृत्व की उस शैली की पहचान कीजिए जिसमें वरिष्ठ समूह के भीतर कंट्रोल करने के लिए फाइल बल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ साझा करना आवश्यक नहीं है, यह कथन संबंधित है। प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। ऑप्शन देखिए, ए कंपनी से, बी अभाज्य हिंदू परिवार से, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, सी एकमात्र स्वामी से, सोल प्रोप्राइटरशिप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं लाभ कहाँ पे नहीं साझा करते, तो लाभ देखिए कंपनी में है तो कंपनी में तो डिविडेंड दे करके लाभ साझा करना पड़ेगा, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी लाभ साझा करना पड़ेगा। एकमात्र स्वामी, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का प्रारूप है जहां पर लाभ साझा करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी समिति में होता है नियम का पालन, तो इन कारपोरेट सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया था? ऑप्शन देखिए, एक व्यक्ति एक मत, वन मैन वन वोट, बी एक अंश एक मत, वन शेयर वन वोट, सी बहुत अधिक मत, मल्टीपल वोट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सहकारी समिति में जो नियम का पालन होता वो होता है एक व्यक्ति का एक वोट होता है, वन मैन वन वोट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता के पास होता, द कर्ता इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज। ऑप्शन देखिए, ऋण के लिए कोई दायित्व नहीं, नो लायबिलिटी फॉर डेब्ट, बी असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सी संयुक्त दायित्व, ज्वाइंट लायबिलिटी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ देबो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ देबो। देखिए ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर में जो करता है तो कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन वहां पे जो सदस्य होते हैं जिनको हम बोलते हैं को पार्टनर, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहां पर आपने क्या जाना कि कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ऑप्शन देखिए 1987, बी 1985 और सी 1989, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और मोर देन वन ऑफ देबो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ देबो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए कि भारतीय लघु विकास बैंक अधिनियम 1989 में पारित हुआ। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, और होपिंग कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको जो बचा हुआ समय है जिसके अंदर में आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो सारे सब्जेक्ट के लिए जैसा कि आप देख रहे हो कि बिजनेस स्टडीज़ है या फिर अकाउंटेंसी और इंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के कोर्सेज हमारे यहाँ मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी हो सकती है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। और ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे इसके लिए आप देखें आगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस और इसे डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर होम ऑप्शन नज़र आएगा। होम टैब के बाद बगल में ही बैचेज, और बैचेज के बगल में ही स्टोर का ऑप्शन नज़र आएगा। स्टोर पर जा करके आप अपवर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे कि कोर्सेज मौजूद हैं। अब जो भी आपको कोर्स चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और बाय नाउ के ऑप्शन पे जा करके इसे बाय कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट बाइंग आवर कोर्सेज। होपिंग यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।